साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जैसे शरद पवार की पार्टी दो भागों में बंट गई, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना दो भागों में बंट गई, ठीक उसी प्रकार से इंडी अलायंस भी दो भागों में बंटता जा रहा है। इंडी अलायंस INDIA कहने के लिए तो इन्होंने इंडिया कर लिया, लेकिन इसमें 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। और ये जो इंडिया वाला कुनबा है ना, उसमें 2 अल्फ़ाबेट कम हो गए। जानते हैं कौन कौन से? S और K। S मतलब शरद पवार और K मतलब अभी बताता हूं मैं आपको। लेकिन मैं जिस बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, पहले उस खबर से जुड़ी हुई कुछ चीजें, कुछ बिंदुओं को आप समझ लीजिए। इंडी अलायंस का बंटवारा तय हो गया है। और जो अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा है ना, शरद पवार, उन्होंने सभी विपक्षी दलों को ठेंगा दिखा दिया है। जी हाँ, ठेंगा। मैं अभी आपको वो भी चीज़ें दिखाऊंगा। और एक मज़ेदार चीज़, संजय राउत, महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ी शख्सियत बना दिया गया था, संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों, लोगों को समझ में नहीं आता होता क्या है, हो क्या रहा है, दिखाया क्या जाता है और अंदर की खबर क्या होती है। केजरीवाल को कांग्रेस ने झटका दे दिया है, बहुत बड़ा झटका। इसके अलावा एक बड़ी खबर, लेफ्ट कांग्रेस की जो जुगलबंदी है ना, इश्किया, उसका असर केरल में दिख रहा है। और कितना खतरनाक तरीके से दिख रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक खबर नीतीश से जुड़ी हुई है। पार्टी के नट बोल्ट टाइट करने में बेहाल हो चुके हैं नीतीश कुमार। और तमिलनाडु में ये जो इंडी अलायंस है ना, INDIA, उसके हौसले पस्त हो गए। ये सारी खबर एक साथ, जो मैंने तो किसी चैनल पर नहीं देखा। सबसे पहले मैं आपको शरद पवार से जुड़ी हुई खबर दिखा देता हूं। बहुत बड़ी खबर है 2024 के लिए, इंडी अलायंस के लिए। और आप इस खबर को देखिए। पुणे में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने एक समारोह का आयोजन किया। और इस समारोह में पुणे की संस्था है, जो शरद पवार हैं, उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। लेकिन जानते हैं खबर जो सबसे बड़ी थी कि इस ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा, यानी मुख्य अतिथि ने नवाजा। और ये जो खबर है ना दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों के मुंह पर तमाचे की तरह है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक तस्वीर है, बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कैसे आप समझिए। खास बात जानते हैं क्या है? ये जुमा हुआ है, ये जो इंडी अलायंस बना ना दोस्तों, इसमें कांग्रेस, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, इन दोनों ने शरद पवार से काफ़ी दबाव बनाया, काफ़ी कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित ना रहें। शरद पवार नहीं मान रहे थे। उसके बाद नाराज़गी की भी खबरें आई, आप गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से दबाव बनाया गया। आप ये खबर देखकर समझ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ संजय राउत की। जो संजय राउत शरद पवार को भीष्म पितामह कहते थे महाराष्ट्र की राजनीति का, पहले आप बयान सुन लीजिए इनका, संजय राउत जी का। देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूं। उसी संजय राउत का दोस्तों, इन्हीं का मुंह बन गया, बोलते नहीं बन रहा है, दही जम गया। देख लीजिए। इफ शरद पवार फेलिसिटेट्स PM मोदी, इट विल डेंट हिज इमेज। उनका इमेज नहीं खराब होगा, उनका इमेज तो जो है वो तो आपको दिखा चुका हूं। इंडी अलायंस का इमेज खराब होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए दोस्तों कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री के साथ इस आयोजन में शामिल होने का मन उस समय बनाया जब उनकी ही पार्टी टूटकर महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है। और मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां संसद में, संसद के बाहर, कोर्ट में मोर्चा खोले हुए है। और इसीलिए शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मंच पर खड़े होना, पुरस्कार देना,
किसी के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल याद रखिए दोस्तों, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को संसद से सड़क तक मणिपुर के मामले पर घेरना चाहता था, इस मुद्दे पर कमजोर होना नहीं चाहता है। लेकिन जब शरद पवार खड़े हो जाएंगे तो उनका ये डर हावी हो गया कि कहीं मणिपुर का मुद्दा कमजोर ना हो जाए, और इसीलिए कुछ संगठनों के साथ जो खड़ा कर लिया है, काले झंडे दिखाने का फैसला किया पुणे में। और आपको एक मजेदार चीज दिखा देता हूं कि इस प्रदर्शन में एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। अब ये कौन से कार्यकर्ता है जरा सोचिए, शरद पवार वाले गुट के या अजित पवार वाले गुट के? क्योंकि ना घर के ना घाट के, भैया किसी में तो हो, और एनसीपी में कहाँ हो फिर? क्योंकि अजीत पवार तो सरकार बना चुके, शरद पवार शामिल हो रहे हैं, तो काला झंडा कौन दिखा रहा है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और पवार की खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता देता हूँ। पिछले मतलब जो संसद का सत्र चला था, आपको याद होगा, पूरा सत्र कांग्रेस ने और पूरी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सिर्फ अडानी के मुद्दे पर खराब कर दिया, व्यवधान पैदा किया, देश में संसद का जो महत्व है उसको कम किया, चलने नहीं दिया। बाद में क्या हुआ? शरद पवार ने इन्हीं विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करना जायज़ नहीं है। और आप देखिए, सारा मुद्दा खत्म हो गया। यानी मणिपुर का मुद्दा इस बैठक के बाद बहुत दूर तक जाने वाला, और पता चलने वाला है कि विपक्ष ने कितनी घिनौनी राजनीति की। अब आपको मैं दूसरी बड़ी खबर की ओर लेकर चलता हूं। केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर सरकार से अधिक केजरीवाल और उनकी टीम सक्रिय हो गई। कई दिनों से आप देख रहे होंगे, बकायदा आम आदमी पार्टी ने एकदम हो हल्ला मचाना शुरू किया केजरीवाल के साथ, और व्हिप भी जारी किया अपने सांसदों को। सांसद हैं कितने? मुट्ठी भर। लेकिन चूंकि कुछ ना कुछ तो दिखाना है, करना है, मीडिया में बने रहना है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये क्या दोस्तों, खबर मात्र से इस इंडी अलायंस में फूट पड़ गई। अब देख लीजिए, मतलब मामला ही खत्म हो गया। जो दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, दिग्गज नेता, गांधी परिवार के करीबी शीला दीक्षित रही हैं, उनका बेटा सांसद रहा है, संदीप दीक्षित बोल रहे हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। जी हाँ, बयान सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है, वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए, जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। वैसे ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस समझ गई है कि इस बिल के पास होने में कोई रोड़ा नहीं है। कांग्रेस समर्थन करे, विरोध करे, उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि सरकार वैसे ही पास करा लेगी। और संदीप दीक्षित वही तो कह रहे हैं। लेकिन जनता के बीच ये संदेश जरूर जाना चाहिए। ये कांग्रेस के हिसाब से बता रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी से जुदा है, उसके विरोध में है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री तो सीधे संदीप दीक्षित की हैसियत बता रहे हैं कि इसकी हैसियत क्या है, ये तो नगण्य आदमी, इसका कोई महत्व ही नहीं है, ये कह रहे हैं। आप सोचिए किस हद तक राजनीति गिर गई है। जो आपस में एक अलायंस बढ़ाकर खड़ा है, भारत नाम दिया, इंडिया नाम दिया है, वो आपस में कैसे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बात बताना ज़रूरी है, और केजरीवाल को भी पता होना चाहिए कि ये संदीप दीक्षित कौन है। पुराना तो आप भूल जाइए। जो कांग्रेस, जिस इंडी अलायंस को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, मेन नेता हैं, उन्हीं के आदेश और निर्देश पर सारी चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं को बढ़ाने के लिए चल रही हैं। वो राहुल गांधी कहाँ हैं? किसके घर में रहने वाले हैं? इसी संदीप दीक्षित के किराएदार बनने वाले हैं। तो आप संदीप दीक्षित को हल्के में ले नहीं सकते। तो ये दूसरी बड़ी फूट की खबर हो गई। अब आप देखिए दोस्तों, एक तरफ पवार ने मणिपुर के मामले में विपक्ष को आईना दिखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल को उसकी हैसियत याद दिला दी। लेकिन तीसरी तरफ देखिए तो केरल में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जलाए जाने की घटना ने पूरे केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को आंदोलित कर दिया है। हालांकि ये तो सवाल उठता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट की मणिपुर पर तो नज़र है, स्वतः संज्ञान लेकर। हालांकि मैंने देखा कि किसी ने बंगाल की भी बात याद दिलाई,
तो अदालत ने कहा कि वो मामला अलग है, हम इसी की सुनवाई करेंगे, उस पर स्वतः संज्ञान लेने की तो बात ही नहीं है। अब केरल की घटना पर कब जाता है ये ध्यान देना ज़रूरी है। एक छोटी बच्ची के साथ हुआ, लेकिन इस घटना ने दोस्तों केरल में लेफ्ट कांग्रेस की जुगलबंदी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट पूरे देश में इश्किया कर रही है, यही सच्चाई है ना। बंगाल तक में इश्किया चल रहा है, लेकिन केरल में लड़ने का दिखावा करती है और उसी का असर है ये रिपोर्ट कार्ड केरल का। आप देख लीजिए, 214 चिल्ड्रन किल्ड, ओवर 9,000 मोलस्टेटेड इन केरला ड्यूरिंग 2016 एंड 23 रिवील्स पुलिस डेटा। मनोरमा की रिपोर्ट है दोस्तों। 2016 से 23 के बीच में 214 बच्चों की हत्या और 9,000 बच्चों के साथ दुराचार की घटनाएं। बहुत बड़ा आर्टिकल आप देख लीजिए। तो ये केरल की स्थिति है, किसी को याद नहीं आती है क्योंकि ये भाजपा शासित राज्य नहीं है, ये इंडी अलायंस का राज्य है। इस डबल स्टैंडर्ड को बड़े ध्यान से देखिए। ये इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो इन घटनाओं को भी सामने रखें। और इसीलिए जब मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों एक एक करके कई घटनाएं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नैरेटिव का खेल कितना खराब और भयंकर होता है, देश के लिए नुकसानदायी होता है, और तभी इन घटनाओं का महत्व और बढ़ जाता है। जाहिर है दोस्तों ये सारी चीज़ें इंडी अलायंस को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो इंडिया गठबंधन है ना, वो मणिपुर हिंसा के मामले में सड़क से संसद तक अपनी फजीहत करा रहा है, लेकिन सरकार जिस तेजी से समस्या का समाधान कर रही है उसमें ये पूरा गठबंधन उलझता जा रहा है। एक और आपको मैं किस्सा सुना देता हूँ, केस स्टडी दिखा रहा हूँ। बिहार की खबर है, यहाँ पर नीतीश कुमार के ऊपर लगातार पार्टी के टूटने का खतरा मंडराता जा रहा है और इन्हें इस बात का एहसास भी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। जेडीयू में टूट की बात पर नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुटे, पूर्व एमपी और एमएलए के साथ की बैठक, जानिए मायने। अब देखिए, कहीं अगर धुआं है तो चिंगारी तो होगी ना, इसलिए इन खबरों को हल्के से नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से लगातार मिल रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से जिस प्रकार जेडीयू की हालत खराब होती जा रही है उससे पार्टी के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं, ये भी बड़ी खबर है। और इसी वजह से ये अराजकता का माहौल है, निराशा का माहौल है दोस्तों। और कुछ नेता ये भी कहने लगे हैं कि अब तो कुछ ही दिनों की बात है, नीतीश कुमार फिर से आ जाएंगे इसी एनडीए कुनबे में। हालांकि आपको ये भी दिखाना जरूरी है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो ये बिहार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है। अब राजनीति के गलियारे में जहां नीतीश कुमार को लेकर धुआं उठ रहा है, वहीं एक तस्वीर तमिलनाडु में भी दिख रही है। यहाँ डीएमके के खेमे में जो खलबली मची है उससे मुख्यमंत्री स्टालिन भी बचे नहीं हैं, उनके लिए भी तूफान बनता जा रहा है। अब क्यों, आप समझिए। तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई 200 दिनों की राज्य में यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा, और जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से की। और इस यात्रा को शुरू करने से पहले भाजपा के दमदार और मुख्यमंत्री, भाजपा के जो अध्यक्ष है वहाँ, जो सिंघम के नाम से जाने आते हैं, उन्होंने एकदम स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीधे जनता के बीच जाकर उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। और डीएमके फाइल्स के नाम से काफ़ी ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था दोस्तों। आप शायद नज़र ना पड़ी हो, हिंदी भाषी राज्यों के लोगों की नज़र कम पड़ती है, लेकिन तमिलनाडु एक बहुत बड़ा राजनीति का केंद्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। ये लेफ्ट लिबरल गैंग के खिलाफ वहाँ की जनता जागरूक हो रही है। और इसी कड़ी में अन्नामलाई ने, आप देखिए, डीएमके फाइल्स पार्ट 2 5600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा कर चुके हैं। और ये अगर आपने ना देखा हो तो सोशल मीडिया पर अन्नामलाई के विजुअल ज़रूर देखिएगा।
इतनी बड़ी रैली, इतनी भीड़, मतलब जो जन सैलाब उमड़ रहा है उसकी कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का इस प्रकार उमड़ना बड़ा संकेत है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और इसमें एक वजह यह भी है, जो भाजपा के युवा और तेज तर्रार नेता अन्नामलाई, जिन्हें जनता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में पहचानती है, उन्हें प्यार से सिंघम कहती है, और उसी फिल्म के सिंघम की तरह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले जंग लड़ता है और जीतता है। विपक्ष का महागठबंधन दोस्तों जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए देश को बांटने का काम करता है, उसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारत में भी भेद क्रिएट करने का प्रयास करता है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगला जा सके। लेकिन भाजपा ने ब्रेक लगा दिया है। भाजपा ने जिस तरीके से तमिल संस्कृति को संगमम के जरिए उत्तर भारत में पहुंचाया और संसद के नए भवन में सेंगोल को स्थापित करके तमिल संस्कृति के प्रति देश में लोगों का लगाव बढ़ाया है। और तमिल भाषा को लेकर प्रधानमंत्री के विचार तो हर कोई जानते हैं ना दोस्तों। इसीलिए भाजपा तमिलनाडु में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी बनती हुई सामने आ चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र से लेकर बिहार और तमिलनाडु तक विपक्ष का महागठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, ये मोदी के खिलाफ जो मोर्चा बनाया गया है, इसमें स्वार्थ के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार के घोटालों से बचने के लिए, एकजुट दिखने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए ये सारी पार्टियां एक तो हो सकती हैं, लेकिन जिस स्वार्थ के वशीभूत होकर ये एकजुट हुई हैं, उसी स्वार्थ के कारण याद रखिए ये आपस में लड़ भी रही हैं, एक दूसरे के टांगों को खींचने का प्रयास कर रही हैं। और याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर अगर कोई काम किया जाता है तो वो फलदायी नहीं होता है। और यही बात इस देश की हर पार्टियों को, हर परिवारवादी पार्टी और नेता को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।